कहावत है कि एक अच्छी बीवी शोहर के घर में उसकी गुलाम होती है, मगर असल में उसके दिल की मलका होती है। ताहम ये कहावत हर किसी पर सादिक नहीं आती। सारा चक्कर किस्मत का होता है। मेरी माँ भी सलीका मंद थी, वालिद के दिल की मलका, लेकिन मलका ने सारी जिंदगी सफेद पोशी में गुजार। वालिद एक सरकारी अफसर जरूर थे, तमाम उम्र ईमानदारी की राह पर चलते रहे, लेकिन रिश्वत के बादशाह न बन सके। बेशक हमारे घर में दौलत के ढेर नहीं थे, मगर उन्होंने हमको इल्म की दौलत से माला माल किया था, और वालदा ने भी सफेद पोशी के बावजूद मुतमईन जिंदगी गुजारी। हमारी शराफत और अच्छी आदत की गवाही सारा महल्ला देता था। हम तीनों बहनों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन वालिद ने अपने भतीजे जमान का ही इंतखाब बेहतर जाना। मेरे ताया की बाजार में बहुत सी दुकानें थीं। एक में वो अपना कारोबार चलाते थे, बाकी किराए पर दे रखी थी। उनके घर में खुशहाली थी। जमान को अल्लाह ताला ने शक्ल भी खूब दे रखी थी, लिहाजा बाजी को भी उनसे शादी पर कोई एतराज ना था। खुशी बाजी ने बीए के पेपर्स दिए ही थे कि उनकी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। यूं दोनों भाई अपने बच्चों के रिश्ते आपस में करके और ज्यादा मजबूती के साथ जुड़ गए। बाजी और जमान भाई की शादी धूमधाम से हो गई। दोनों घिराने बेहद खुश थे। बेटी के होंठों पर सच्ची मुस्कान उनकी पुरसुकून जिंदगी की गवाही थी। ऐसा 2 माह तक रहा। एक दिन मैं अपनी आदत के मुताबिक शर्ट पर फूल काढ़ रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे पर जाकर पूछा, कौन? जवाब मिला, मैं हूँ। नहीं माँ, दरवाजा खोलो। ये खुशी बाजी की आवाज थी। दरवाजा खोला तो सामने खुशी बाजी खड़ी थी। वो अंदर आते ही मुझसे लिपट गई। फिर पूछा कि क्या अम्मी जान सो रही हैं? अम्मी ने आवाज सुनी तो उठ बैठी। मैं सो नहीं रही, यूं ही लेटी थी। आओ खुशी। वो जाकर अम्मी से भी लिपट गई। देर तक लिपटी रही। उस वक्त मैंने उनकी आंखों में नमी देखी। चेहरा उतरा हुआ था। मुझे लगा कि वो घर से रोकर आ रही हैं। जल्दी से पानी लाकर उनको दिया और पूछा, बाजी खैरियत तो है? आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? बोलें, घर वालों से झगड़ा हो गया है और ताया जान ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या? हमें अपने कानों पर यकीन न आया। ये कैसे हो सकता है? वो लोग हमारी दुकानें अपने नाम लिखवाना चाहते हैं। बाजी ने बताया। बताती चलूं कि ताया जान की तरह हमारी भी दुकानें थीं और हमने किराए पर दी हुई थी। जाहिर है कि उनका नाजायज मुतालबा था। कैसे बाजी उनसे मुतफिक होती? यही 2 दुकानें तो मेरे बूढ़े वालिदैन का सहारा थी। उनको अभी 2 बेटियों की शादी भी करना थी। हैरत थी कि ये गैर नहीं, हमारे अपने थे। जमान भाई क्या कहते हैं? मैंने पूछा। पहले तो वो मेरी हिमायत में थे, लेकिन ताया जान ने जब उन पर दबाव डाला तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हारा जो हिस्सा बनता है वो तुम बाप से लिखवा लो, ताकि मैं वालिद से अलहदा दुकान कर लूं। वालिद रात को आए तो मसला उनके सामने रख दिया गया। उन्होंने दामाद से बात की। वो बोले, ये आपके भाई की डिमांड है, खुद आकर उनसे बात कर लें। ताया का घर हमारे मकान से 15 मिनट के फासले पर था। अब्बू जान उनको कैल करने गए कि ये दुकानें ही हमारी रोजी का जरिया हैं। अभी तो मैं जिंदा हूँ, दूसरी बच्चियों की भी शादियाँ करनी हैं। मेरे बाद जिसका जो शरई हक है उनको मिल ही जाएगा। बड़ी मुश्किल से बात संभली और बाजी अपने घर वापस गई। उन्हीं दिनों मेरे रिश्ते की बात चल निकली। 1-2 रिश्ते खानदान से बाहर भी आए। मेरे अबू के सर से अपनों में बेटी ब्याहने का भूत उतर चुका था। उन्होंने देख परख कर मेरा रिश्ता खानदान से बाहर तय कर दिया। मेरी रजा भी पूछी, मैंने सर झुका लिया। लड़का फैक्ट्री मैनेजर था, खूबसूरत और अच्छे घर का था, लिहाजा सभी ने इस रिश्ते को पसंद किया। ताहम मेरे वालिदैन के दिल को धड़का लग चुका था। मंगनी के 6 माह बाद मेरी शादी हो गई। खुशी बाजी के घर में फिर से झगड़ा सर उठाने लगा। बाहर तौर वो दुकानें ताया हासिल करना चाहते थे और ये बाजी के बस में न था कि खुद उनको दुकानें लिख कर दे देती। लिहाजा उनको घर में वो मकाम न मिल सका जिसकी वो हकदार थी। मेरे ससुराल वाले बज़ाहिर बहुत अच्छे और मुहज़्ज़ब लोग दिखाई देते थे, लेकिन शादी के 10 रोज बाद जबकि मेरे मियाँ वसीम मुझे बाहर खाना खिलाने ले गए तो घर का सुकून दरहम बरहम हो गया। और ये सुकून दरहम बरहम करने वाली मेरी सास थी। उन्होंने हमारे घर से बाहर जाकर
खाना खाने पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। यूं लगता था कि जैसे उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा हो। हम सोच भी न सकते थे कि इतनी सी हमारी खुशी से उनको इतना गहरा सदमा पहुंचेगा। वो तो रो रो कर कह रही थी, वसीम, हाय मैं क्या जानती थी कि तू इतनी जल्द बदल जाएगा। हाय तुमने कैसे तोते की तरह हमसे आंखें फेर ली। इतने जान मुरीद हो गए कि मुझसे पूछा तक नहीं, मुझे साथ ना लिया और बीवी को साथ लेकर चले गए। वो इस कदर जज्बाती हो गई कि वसीम परेशान हो गए। यूं लग रहा था कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मेरी नंदें और देवर भी माँ की तरफदारी में बोलने लगे। बस ये उस घर में मेरे सुकून का आखिरी लम्हा था। इसके बाद तमाम घर वाले मुझको टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखते, जादूगरनी कहते, हर काम में कीड़े निकालने लगे। वसीम सहम कर रह गए। वो घर वालों के सामने मुझसे हंस कर बात न करते, बेवजह नाराज हो जाते, मुझे वजाहत का मौका न देते। तंग आकर एक बार मैं भी ऊंचा बोल पड़ी कि आप इन्हीं की सुनते हैं, कभी मेरी भी तो सुन लिया करे। इतना कहना था कि उन्होंने मेरे मुंह पर तमाचा जोड़ दिया। मैंने अपनी तौहीन को सह लिया। मेके आई सब खुशीबाजी की वजह से परेशान थे। मुझसे पूछा कि वसीम कैसे हैं और उनके घर वाले क्या तुम्हारा ख्याल रखते हैं। मैं सबसे यही कहती कि वो सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं अपने वालिदैन को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, लिहाजा अपने मामलात अपने तक ही रखती थी। सो मैं उनकी बदसलूकियों को अपने वालिदैन से छुपाती रही। वो खुश थे कि हमारी ये बेटी सुख से है। सोचा था कि खिदमत, चाहत और खुलूस से कभी न कभी उनका दिल जीत ही लूंगी, लेकिन ऐसा न हो सका। इन्हीं दिनों मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम मुअज़्ज़मा रखा गया। अब एक नया महाज खड़ा हो गया कि बेटी क्यों हो गई। हमने तो बेटे की आरज़ू की थी। ये एक मुसीबत कम थी कि दूसरी आ गई। सिवाय मेरे शोहर के कोई भी इस नन्ही कली के आने से खुश न था। जब वसीम बच्ची को गोद में उठाते, उनकी वालदा और बहनों के माथे पर बल पड़ जाते। सास कहती, शर्म करो, बेटियों को भी कोई गोद में लेकर फिरता है। उन्होंने अपनी बच्ची को गोद में लेना छोड़ दिया। मुझे मेके में बच्ची की पैदाइश पर जाने ना दिया कि मेरी बहन और वालदा मेरा ख्याल करती। मैं कमजोर से कमजोर होती चली गई। वसीम मुझे सबसे छुपा कर फरूट ला कर देते और जब घर वाले सो जाते मुझे सूप बना कर देते ताकि मेरी कमजोरी दूर हो। 1.5 साल बाद अल्लाह ने बेटा दे दिया। फारूक की पैदाइश पर भी वसीम के घर वाले खुश न हुए और न उनके रवैयों में फर्क आया। मेरे घर वाले यही समझते रहे कि नईमा अपने घर में बहुत खुश है। एक दिन वो भी आया जब हमारी सास को इस बात का किसी तरह इल्म हो गया कि खुशी के ताया बाप की जायदाद से उसका हिस्सा मांग रहे हैं। इस बना पर उनके वहाँ झगड़ा पड़ा हुआ था। इस बात का इल्म होना था कि जब मैंने असल बात बताई, सभी सकते में रह गए। मुझसे कहते कि तुमने पहले क्यों ना बताया। बताती भी तो क्या होता। हमारे और उनके खानदान के बड़े मैदान में आए और इंतहाई मुश्किल से सुलह करवाई। जाहिर है कि मैं 2 बच्चों के साथ कैसे तलाक लेकर घर बैठ जाती। सो वालिद ने 2 दुकानें मेरे नाम कर दी और मैं अपने घर जा पाई। मेरी सास ने तलाक का फोन करवा कर अपनी मंशा पूरी कर ली। फिर भी मैं उंगश्त बदना हूँ कि इन लोगों के रवैये में फर्क नहीं आया। वसीम भी उन्हीं की जबान बोलते। दिल में अहद किया कि सब्र से जी लूंगी, मगर बच्चों को किसी के दर पर ना ले जाऊंगी। खुदा की लाठी बे आवाज है कि उन्हीं दिनों मेरी नंद का रिश्ता उसकी पसंद के मुताबिक बड़े चाव से एक अमीर घराने में हुआ। लड़का भी खूबसूरत था, लेकिन बिल आखिर तारीख अपने को दोहराती है। शादी के हफ्ते बाद उनके यहाँ मेरी नंद के साथ पहला झगड़ा हुआ। उनके भी वही तेवर हैं जो मेरे साथ मेरी सास नंदों के थे और अभी तक हैं। अब वसीम के घर वाले बेटी के साथ उसके ससुराल वालों के देखकर चकरा रहे हैं। सास बेटी के लिए रात दिन परेशान रहती हैं, लेकिन ये भूल जाती हैं कि मैं भी तो किसी की लाडली बेटी हूँ। मेरी माँ और बहनें भी मुझसे इतना ही प्यार करती हैं। ये लोग समझते थे कि इनका बुरा रवैया सहना मेरी मजबूरी है। अब जब उनकी बेटी के साथ वही कुछ हो रहा है तो परेशान है। हालांकि ये तो मुकाफात अमल है, जो बोया जाता है वही काटने को मिलता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मुझे उम्मीद है कि
ایک دن میرے حالات ضرور بدلیں گے کیونکہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ میری چھوٹی بہن کی شادی کی عمر ہے، وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے اور میرے والدین اب اس کی شادی کا سوچ کر گھبراتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کل کو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تو ہم تو جیتے ہی مر جائیں گے۔ اب والد صاحب کے پاس 2 دکانیں بچی ہیں، یہ ہماری چھوٹی بہن کا حصہ ہے، وہ کرائے پر لگی ہیں اور یہ رقم ابو جمع کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی تیسری بیٹی کی شادی بھی عزت سے ہو اور جہیز لے کر جائے۔ والد صاحب کا پنشن پر گزارا ہے۔ ان کے دوست نے جو ان کے اپنے ہی محلے میں آیا ہے، انہوں نے ابو سے کہا کہ آپ میری دکان پر بیٹھ جائیں، میں سامان ڈال دیتا ہوں۔ یہ بات بھی میرے تایا کو پسند نہ آئی، کہنے لگے تم کیوں دوسروں کی دکان پر بیٹھو جبکہ تمہاری اپنی دکانیں ہیں۔ والد نے جواب دیا اپنی دکانیں کرائے پر ہیں، بیٹی کی شادی کرنا ہے، ان سے معاہدہ نہیں توڑ سکتا اور نہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ اپنی دکانوں میں سامان بھروں اور پھر دکان چلاؤں۔ میرے دوست کی مہربانی کہ مجھے روزگار دے رہے ہیں، میں ان کی دکان چلاؤں گا، وہ آدھا منافع بھی دیں گے۔ اس عمر میں اور کون سا کام کر سکتا ہوں؟ تایا بولے تمہاری ایک دکان جو بڑی ہے میں خالی کروا دیتا ہوں اور سامان بھی ڈلوا دیتا ہوں، تم اپنی دکان چلاؤ۔ مطلب یہ تھا کہ جب بڑی دکان پر ان کا سامان بھرے گا تو ان کو قبضہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ والد نے انکار کر دیا کہ میں دوست کو زبان دے چکا ہوں، اب منع نہیں کر سکتا، میری دکانیں کرائے پر لگی رہنے دو۔ اس پر وہ ناراض ہو گئے اور اس ناراضگی کا خمیازہ بھی باجی نے بھگتا کہ اب وہ میکے میں رہنے کو نہیں آ سکتی۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جائیداد ہو اور بیٹا نہ ہو تو یہی جائیداد بڑھاپے میں سہارا ہوتی ہے، لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ جائیداد ہو تو وہ بزرگوں کے لیے راحت کم اور مصیبت کا باعث زیادہ ہوتی ہے۔ کہیں اولاد کی نظریں اس پر لگی ہوتی ہیں کہ اولاد نیک ہو تو پھر ان کے سسرال والوں کی نگاہیں اس میں کھب رہتی ہیں۔ میرا کوئی بھائی نہ تھا، جائیداد تھی، میرے والدین کا سکھ سے گزارا ہو رہا تھا۔ دکانوں کے کرائے سے انہوں نے ہماری شادیاں کی، ہمارا زیور بنوایا، جہیز دیا، مگر ہمارے شوہروں سے زیادہ ان کے رشتہ داروں کے پیٹ میں مروڑیں پڑنے لگیں کہ بیٹیوں کا حق لے کر خود آسودہ حال ہو جائیں۔ کسی نے ہمارے والدین کے بارے میں نہ سوچا کہ جیتے جی وہ کیا کریں گے، جبکہ ان کے بعد یہ جائیداد بالآخر ہمارے پاس ہی آنی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں بوڑھے والدین کے لیے پرخلوص ہوتی ہیں، ان کو اپنے ضعیف والدین کے سکھ اور آرام کا زیادہ خیال ہوتا ہے، جائیداد کا لالچ نہیں ہوتا۔ ایسی جائیداد کس کام کی جو والدین اور اولاد دونوں کا سکھ